आजकल देखिए जातीय जनगणना की मांग है, वो 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने की बात हो रही है और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण। ये सब बहसें कहाँ से आ रही हैं? हम्म। इनका आधार कहीं ना कहीं वो है, हिंदू समाज की जो जाति व्यवस्था है और उससे जुड़ा जो ऐतिहासिक शोषण का मुद्दा है। बिल्कुल। तो आज हमारे पास जो भी स्रोत हैं, खासकर कुछ यूट्यूब वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स, उनके आधार पर हम कोशिश करेंगे इस जटिल मुद्दे की थोड़ी गहराई में जाने की। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि इन बहसों की जड़ें कहाँ हैं। हम देखेंगे कि वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, जो कर्म पर आधारित थी, वो धीरे धीरे कैसे जन्म आधारित जाति व्यवस्था बन गई। हाँ, और उसके नतीजे क्या हुए? जी। और फिर उसके जवाब में ये मतलब एक तरह से प्रतिकार के रूप में ये आरक्षण की व्यवस्था कैसे आई। और इसमें मंडल कमीशन का क्या रोल रहा? और आजकल जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ रहे हैं, क्रीमी लेयर, कोटा के अंदर कोटा, इनको भी समझेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे कि इस पूरी व्यवस्था की परतें थोड़ी खुलें। तो शुरू करते हैं वैदिक काल से। स्रोत बताते हैं कि तब समाज में दो तरह की व्यवस्थाएं थी, एक वर्ण, दूसरी आश्रम। जी। वर्ण व्यवस्था मतलब समाज का ढांचा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये कर्म पर आधारित थी, है ना? बिल्कुल, कर्म पर। और आश्रम व्यवस्था व्यक्ति के जीवन के पड़ावों से जुड़ी थी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में भी तो जिक्र है इसका। हाँ, पुरुष सूक्त में, जहाँ वो विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से वर्णों की उत्पत्ति की बात है। लेकिन वो एक तरह से काम के विभाजन को दिखाता है ना, कि जन्म को। सही कहा। और उदाहरण भी हैं, जैसे विश्वामित्र का। वो जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन अपने कर्मों से, अपनी तपस्या से ब्राह्मण माने गए। तो ये दिखाता है कि वर्ण बदला जा सकता था। जी। शुरुआत में ये व्यवस्था उतनी कठोर नहीं थी, जन्म आधारित नहीं थी। तो फिर सवाल यह है कि ये कर्म आधारित व्यवस्था जन्म आधारित कैसे बन गई? ये बदलाव कैसे आया? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। स्रोतों में कुछ कारण बताए गए हैं। एक तो ये कि बाहर से जो समूह आए वो भारतीय समाज में घुल मिल गए, उनका विलय हुआ। अच्छा। और दूसरा, जिसे एंडोगैमी कहते हैं, मतलब अपने ही वर्ण या जाति समूह में शादी करने का चलन बढ़ गया। अपने ही ग्रुप में शादी। जी। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा कारण माना जाता है, कई इतिहासकार मानते हैं, जैसे पीवी काणे, वो है व्यवसायों का वंशानुगत हो जाना। मतलब लोहार का बेटा लोहार, सुनार का बेटा सुनार, इस तरह से। हाँ, बिल्कुल। व्यवसाय जन्म से जुड़ गया। मेगास्थनीज ने भी अपनी किताब इंडिका में लिखा है कि भारतीय समाज में लोग अपनी वंशावली और पेशे को लेकर बड़े वो थे, शुद्धता बनाए रखना चाहते थे। और जैसे ही ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हुई, कठोर हुई, तो फिर वो भेदभाव और शोषण। जी, खासकर निचली मानी जाने वाली जातियों के साथ बहुत गंभीर भेदभाव। मंदिरों में नहीं जा सकते, शिक्षा नहीं ले सकते। हाँ, वो पीछे झाड़ू बांधकर चलने वाली बातें, कितना अमानवीय था। बस्तियां अलग कर दी जाती थीं। बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर का जो पूरा संघर्ष था वो इसी शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ था। और इसी शोषण की वजह से, इसी भेदभाव के जवाब में आरक्षण का विचार आया। हाँ, इसकी जड़ें आजादी से पहले भी मिलती हैं, जैसे 1882 में हंटर कमीशन आया था। अच्छा। हाँ, उसने शिक्षा में पिछड़ेपन पर ध्यान दिया था। फिर 1902 में कोल्हापुर रियासत में शाहूजी महाराज ने आरक्षण लागू किया था। ओहो, काफी पहले। जी। और फिर 1933 का पूना पैक्ट भी है, जो दलितों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा था। और आजादी के बाद? आजादी के बाद संविधान में एससी और एसटी, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। हालांकि शुरू में ये सिर्फ 10 साल के लिए था। हाँ, वो हर 10 साल में बढ़ाया जाता रहा। जी। फिर आया मंडल कमीशन। हाँ, मंडल कमीशन, ये एक बड़ा मोड़ था। बिल्कुल। 1979 में बना मोरारजी देसाई सरकार के समय, और इसकी सिफारिशें लागू हुई 1990 में वीपी सिंह सरकार के दौर में। और इसने ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की। जी। और अभी हाल में 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए भी 10% आरक्षण आ गया। मंडल कमीशन को लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मतलब सामाजिक न्याय की बात तो थी, लेकिन राजनीतिक मंशा के आरोप भी लगे थे। हाँ, ये आरोप लगते रहे हैं। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि मंडल कमीशन ने जो आंकड़े इस्तेमाल किए थे वो 1931 की जनगणना के थे। 1931 ब्रिटिश जमाने के।
उनकी प्रासंगिकता पर तो सवाल उठेंगे ही। बिल्कुल। इसी मंडल विवाद के दौरान इंदिरा साहनी केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, उसमें कोर्ट ने 50% की सीमा तय कर दी थी आरक्षण पर। जी, 50% की सीमा, लेकिन साथ में ये भी कहा कि असाधारण परिस्थितियों में इसे लांघा जा सकता है। और इसी असाधारण परिस्थिति का हवाला देकर आजकल कई राज्य जैसे बिहार, तेलंगाना वो जाति सर्वेक्षण करवा रहे हैं, कोटा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बहस अभी चल ही रही है। और इसी बीच 1992 में एक और चीज आई थी, अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक आयोग, ये धार्मिक आधार पर है ना? हाँ, यही इस पर एक बड़ा सवाल है। ये धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देता है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी वगैरह। लेकिन संविधान में तो आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ा पर रहा है, तो ये धर्म के आधार पर क्यों? यही आलोचना होती है कि आधार आस्था क्यों है, संख्या या पिछड़ापन क्यों नहीं। जैसे पारसी समुदाय है, उनकी आबादी बहुत कम है, शायद 0.06%, और मुस्लिम समुदाय करीब 14% है। दोनों अल्पसंख्यक हैं। तो इस पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगते हैं। जी, ये पहलू भी उठाया जाता है। अच्छा, अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों पर। एक तो ये क्रीमी लेयर वाली बात है SC/ST आरक्षण में। हाँ, ये सुझाव आया है कि SC/ST समुदाय में भी जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए, मतलब एक आय सीमा हो। लेकिन इस पर भी बहस है, क्या आर्थिक तरक्की से सामाजिक भेदभाव खत्म हो जाता है? यही मूल सवाल है कि आरक्षण का आधार सिर्फ आर्थिक हो या सामाजिक भेदभाव भी देखा जाए। और दूसरा जो बड़ा मुद्दा है वो है कोटा के भीतर कोटा। जी, सब कैटेगराइजेशन। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि SC/ST भी कोई एक जैसा समूह नहीं है। हाँ, उनके अंदर भी बहुत सारी जातियां हैं और उनमें भी कुछ ज्यादा पिछड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल। जैसे तेलंगाना में मडेगा और माला समुदायों का विवाद है। कोर्ट का कहना है कि जो अति पिछड़े हैं, उन्हें चिन्हित करके अलग से लाभ पहुंचाने की जरूरत हो सकती है। लेकिन ये संविधान के अनुच्छेद 341 से कैसे जुड़ेगा? वो तो राष्ट्रपति को अधिकार देता है सूची बनाने का। हाँ, ये एक कानूनी पेच है कि क्या राज्य अपने स्तर पर ये उपवर्गीकरण कर सकते हैं या नहीं। इस पर अभी बहस जारी है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि कैसे एक व्यवस्था जो शायद कर्म पर आधारित थी, वो धीरे धीरे सामाजिक राजनीतिक कारणों से जन्म पर आधारित हो गई और उससे शोषण पैदा हुआ। बिल्कुल। फिर उस शोषण के जवाब में आरक्षण आया। बिल्कुल, एक जरूरी कदम के तौर पर। लेकिन फिर मंडल कमीशन आया और अब ये अदालती बहसें, इसने पूरी चीज को और ज्यादा जटिल बना दिया है और शायद राजनीतिकरण भी बढ़ा दिया है। निश्चित रूप से। एक तरफ सामाजिक न्याय का लक्ष्य है, दूसरी तरफ राजनीतिक लाभ के आरोप है। दोनों के बीच एक तनाव हमेशा दिखता है। और ये सवाल भी कि आरक्षण का आधार क्या हो, सामाजिक पिछड़ापन या आर्थिक स्थिति या दोनों। और एक और चुनौती उभर रही है कि जो आरक्षित श्रेणियां हैं, क्या उनके भीतर ही असमानता नहीं बढ़ रही? क्या लाभ कुछ ही समूहों तक सीमित हो रहा है? ये आज के बड़े सवाल हैं। हाँ, तो इन स्रोतों के आधार पर अगर सोचें तो एक आखिरी विचार ये आता है कि क्या ये जो मौजूदा व्यवस्था है, इतने सालों बाद, इतने संशोधनों के बाद, क्या ये वाकई सामाजिक बराबरी लाने में कामयाब हो रही है? क्या ये अपने मूल उद्देश्य को पा रही है? हाँ, या फिर इसने अनजाने में ही सही समाज में कुछ नई तरह की दरारें तो नहीं पैदा कर दी? और क्या वो जो समानता की बात है, जिसका जिक्र हमारे पुराने ग्रंथों में भी है, उपनिषदों में समभाव की बात, हाँ बिल्कुल, उसे पाने के लिए क्या हमें व्यवस्था में कुछ और बुनियादी बदलावों के बारे में सोचना होगा? जैसे शायद अंतरजातीय विवाह को और बढ़ावा देना या आरक्षण नीति पर ही पुनर्विचार करना। ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना जरूरी